हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में मोटिवेशन की ही बात करनी है। जितना करके गए थे उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। बेटा मैंने नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ा रहा था आपको। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में हमने तीन बातें कर ली थी। एक स्टेटस की बात कर ली थी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। सब तीन बातें कर दी थी, ठीक है ना। बची हुई तीन बातें करनी है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं जॉब एनरिचमेंट से। जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं। बेटा कई बार ना, अगर एम्प्लॉय की जॉब ज्यादा एनरिच हो जाए, देखो नाम से ही समझोगे तो ज्यादा आसानी से याद भी रहेगा, पेपर में भी लिख पाओगे। एम्प्लॉय की जॉब ज्यादा एनरिच हो जाए, ज्यादा वर्क कंटेंट डाल दो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, ज्यादा ऑटोनॉमी डाल दो, तो एम्प्लॉय ज्यादा खुश होता है, मोटिवेट होता है और आपके लिए अच्छा काम करता है। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम और अभी भी वही एग्जांपल है मेरे पास, बेस्ट एग्जांपल है। किसी टाइम पर बेटा मैंने अपने ऑफिस में स्टाफ रखा, ठीक है जी, और उस टाइम पर मैं नया नया प्रैक्टिस में आया था। और आपको बता देता हूँ, कोई भी नया सीए प्रैक्टिस में है ना, आप पूछ लेना भैया कितना मुश्किल है प्रैक्टिस को सेट करना, ठीक है जी, क्योंकि सीए ऐड नहीं कर सकता, आप कहीं बता नहीं सकते भैया मैं क्या काम करता हूँ। ठीक है, सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर लो, कितने लोगों से मिल लोगे एक दिन में कि मैं सीए हूं, और कितने लोग आपको काम दे देंगे। नए सीए को तो रिश्तेदार भी काम नहीं देते। आपने नहीं सुना, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, रिश्तेदार को भी डर लगता है भाई मेरे इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नए सीए को कोई काम नहीं देता। ठीक है जी। अब मैं बता देता हूँ भैया, सारा दिन ऑफिस में खाली। उस टाइम पर ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं उनको कहता था तुम नोट्स टाइप करो, नोट्स एडिट करो, ठीक है जी। ठीक है जी। अब मई में आए, नोट्स थोड़े से टाइपिंग करने वाले थे, 2 ढाई महीने में नोट्स निपटा दिए। अब कहीं काम बताओ। मैंने कहा जी अभी तो है नहीं, कोई नहीं, बैठो तुम टेंशन फ्री, रिवीजन बैच शुरू होगा तो आएंगे कुछ नोट्स का काम। तो खाली बैठ गए जी। 1 महीना रोज सुबह आए, शटर खोल के सारा दिन खाली बैठे, रात चले जाए। 1 महीना हो गया, मैंने सैलरी दे दी। भैया बैठा जा रहा खाली, कुछ काम ही दे दो। मैंने कहा है ही नहीं भाई, अभी क्या दे दें तेरे को काम। दूसरा महीना हो गया। दूसरे महीने के बाद उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि तीसरे महीने अगर कुछ काम है तो बता दो, वरना हम लेफ्ट कर रहे हैं जॉब। मतलब खाली बैठना भी इतना मुश्किल है, आप समझ सकते हो कि मतलब सैलरी मिल रही है तब भी नहीं बैठना। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना, रेस्ट मिले रेस्ट मिले। बोर्ड के पेपर से 10 दिन गिन लेना। ठीक है जी, 10 दिन में अपनी हालत देख लेना, 11वें दिन काम ढूंढ रहे होंगे आप, ये मैं आपको ही बता देता हूँ, ऐसा लगता है। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछ लिया 2 महीने के बाद, जब उन्होंने जॉब लेफ्ट करने की बात करी, मैंने कहा सच में काम सीखने का मूड है? कह रहे हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा जीएसटी सीखोगे? जीएसटी आने वाला था नेक्स्ट मंथ, वो सॉरी नेक्स्ट ईयर में, मतलब वो ये अक्टूबर नवंबर की बात है। नेक्स्ट ईयर में लगना था 1 जुलाई से। मैंने कहा सीखोगे? कह रहे हाँ सिखा दो। तो उस टाइम पर मैं भी सीख रहा था, तो मैंने उनको सिखाना शुरू करा। मार्च अप्रैल में बिल्कुल ट्रेंड हो गए थे वो। और मैंने फिर लेक्चर लेने शुरू करे जगह जगह पे जीएसटी के, वो मेरे साथ जाते हर जगह में, तो सुनते कि मैं क्या बता रहा हूँ। पूरे मास्टर हो गए। और उसके बाद बेटा जीएसटी की बहुत एक्सटेंड तक जिम्मेदारी मैंने अपने ऑफिस की उन्हीं स्टाफ को दी। अब मैं बहुत ऑटोनॉमी देता हूँ उनको। मैंने उनकी जॉब को एनरिच करा, नया वर्क कंटेंट डाला, इतनी ऑटोनॉमी, इतनी फ्रीडम उनको दी, इतनी जिम्मेदारी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बेटा कई बार ये भी एक रिच सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, और आज तक वही स्टाफ। तो कितना मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से। ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाए। बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। एक लास्ट हेडिंग लिखी गई है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। बेटा ये क्या होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन? एम्प्लॉय को ना कुछ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, ये उसके लिए मोटिवेशन होता है। वरना उसको लगता है कि मुझे ना ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं समझा जा रहा है, मुझे तो नौकर समझा जा रहा है बस, और कुछ नहीं। मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप से। बेटा ऑर्गेनाइजेशन भी चाल खेलती है। टॉप लेवल भी जानबूझ के क्या करता है, छोटी छोटी कमेटियां बना देता है, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, परचेज कमेटी। ऐसी छोटी मोटी कमेटी बना दी। ठीक है, ये कमेटी अपना बात पहुंचाती हैं, ये सारी वर्कर की कमेटी होती है, अपनी बात पहुंचाती हैं लोअर लेवल तक, मिडिल तक, टॉप तक। ठीक है जी, और टॉप लेवल फिर इनके हिसाब से कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, ये होती है फंक्शनिंग, समझ लो इसकी। अब देखो बेटा,
होना हुआ ना कुछ नहीं, टॉप लेवल को जो अच्छा लगता है करना तो उसने वही है। आपकी बात सुन लेगा, सजेशन सुन लेगा, डिसीजन वो वही लेगा जो उसने खुद करना है। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे कुछ समझा जा रहा है, मेरी बात चलती है, मेरी बात टॉप लेवल तक पहुंचती है। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके स्कूल में भैया 4 हाउस बना दिए, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस। आप कैप्टन हो, आप वाइस कैप्टन हो जिस हाउस के, आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, डिसिप्लिनरी कमेटी आप उसके प्रेसिडेंट हो, आप चेयरमैन हो, ये हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने डेसिग्नेशन जानबूझ के क्रिएट कर दिए जाते हैं कि सबको कुछ ना कुछ मिला ही होता है। ठीक है जी। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। इतने डेजिग्नेशन, इतनी कमेटी बना दी जाती है कि आप इस कमेटी के जी चेयरमैन हो, आप इस कमेटी के जी वाइस चेयरमैन हो, आप इस कमेटी के जी सेक्रेटरी हो। इतने डेजिग्नेशन बना दिए, सब कह रहे हैं मैं इस कमेटी का ये हूँ, मैं इस कमेटी का प्रधान हूँ, मैं होना माना कुछ नहीं। एक बात नहीं मानी जानी। कहने की बात है स्कूल का हेड बॉय होता है, स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। खाएगा तू हेड बॉय? उसे लगता है भैया बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग आती है, उसको लगता है कि मेरे तो प्रिंसिपल की पावर शेयर कर रहा हूँ। क्लास मॉनिटर को लगता है मैं क्लास टीचर की पावर शेयर कर रहा हूँ। होना माना कुछ नहीं, लेकिन भैया मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है जी। एक और बात आती है सर, मैंने एक और बात छोड़ी हुई है। कौन सी हेडिंग छोड़ी हुई है? जॉब सिक्योरिटी। बेटा, इंडिया जैसा देश जहां आज अगर स्टैट की बात करूं तो 25 से 30 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। 25 से 30 करोड़ लोगों का अनएम्प्लॉयड होना और एक तरफ किसी इंसान को जॉब सिक्योरिटी मिल जाना, कितना मोटिवेशन का सोर्स है। आज भी बेटा सरकारी जॉब में जॉब की सिक्योरिटी है। पुराने टाइम में तो भैया माँ बाप रिश्ता पूछ के करते थे, सरकारी नौकरी, हाँ जी आ जाओ भैया, नमाज बन जाओ हमारे घर के, है ना। अभी खैर ये ट्रेंड तो कम हो गया, लेकिन हाँ, क्यों करते थे? इसी वजह से तो करते थे क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी है। ठीक है जी। लेकिन बेटा इसके पॉजिटिव कम और मुझे तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा लगते हैं। क्योंकि अगर एक बार एक आदमी इंश्योर हो चुका कि उसकी जॉब नहीं जाने वाली, चाहे उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो ज्यादा हो, तो वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है ना जी। अभी सरकारी बैंकों की बात कर लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इतने मीम्स है भैया कि गिन नहीं सकते आप। ठीक है ना, कोई भी बात हो अच्छा लंच टाइम के बाद आना, कितने मीम्स हैं। प्रैक्टिकली लंच टाइम बैंक में अलाउड नहीं होता, अलाउड नहीं होता, और वो चैनल बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, कोई अंदर जा भी नहीं सकता। तो ये तो हालात है भैया हमारे देश के, समझ सकते हैं आप। भैया जॉब सिक्योरिटी अच्छा नहीं कर रही, उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल है। लोग परफॉर्म नहीं करते वैसा जैसा करना चाहिए। प्राइवेट जॉब में आ जाओ, इस महीने टारगेट ना पूरे हो तो अगले महीने फायर्ड हो। कैसे लोग काम कर रहे होते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है पुत्र, चलो हमें क्या मोटिवेशन जिसके लिए है वो दे, हमारे लिए नहीं है। ठीक है बेटा। अब हमने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव सारे पढ़ लिए। एक जगह पर ना जहां हमने मोटिवेशन और मोटिवेटर पढ़ा था, वहां मोटिवेशन का प्रोसेस लिखा है, फटाफट से वहां पर आ जाओ। चलो जी, सामने देखना,
बेटा जैसे हमने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ रखे हैं, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, वैसे बेटा ये मोटिवेशन का प्रोसेस है। प्रोसेस होने का मतलब है अपने आप में बेटा आपको जो स्टेप्स लिखने हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने हैं। अब बेटा मोटिवेशन प्रोसेस के ना एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अंदर सारी जगह से एग्जांपल दिए जा सकते हैं, पढ़ना। सबसे पहले बेटा एक इंसान की एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है जो उसको टेंशन देती है, जिसकी वजह से वो डराइव होता है, यानी कि कोई भी एक्शन लेने को तैयार हो जाता है कि बस वो नीड सेटिस्फाई करा दे। एट दैट नीड सेटिस्फाई हो जाती है, टेंशन रिड्यूस हो जाती है, लेकिन बेटा हम फिर एक और नई नीड को जन्म देते हैं। ठीक है ना, इंसान है बाबू, ठीक है ना, जरूरतों का पुतला है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक कोई जरूरत है। जैसे कि बेटा मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एग्जांपल दूं तो एग्जांपल यही है कि मान लो आज आप 12th क्लास में, ठीक है जी, दिसंबर मंथ चल रहा है, वो भी एंडिंग पे है, ठीक है जी, जनवरी में तो दिखेगा पेपर ही आ गए, लेकिन आपकी कुछ जरूरत है, ठीक है जी, और जरूरत ये है कि अभी ना लग रहा है कि एक पर्सनल मोबाइल फोन होना चाहिए, ठीक है ना, जवानी कूद रही है अंदर, ठीक है जी, एक लड़की से थोड़ी सी बात बूत हो रही है, अब आपको लग रहा है कि भैया फोन मिले, बस कुछ भी हो जाए फोन मिले, टेंशन हो रही बहुत, ठीक है जी, और आप पहुंच गए, अब आप उसके लिए कुछ भी एक्शन लेने को तैयार है, आप पहुंच गए पेरेंट्स के पास, या फोन दिलवाओ। और 12th में तो भैया पेट डायलॉग, 12th के तो डायलॉग मम्मी पापा के पेट ही हैं। अच्छा 95% लाओ, फोन ले जाओ। अब भैया आपने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया, आपने कहा भैया मैं तो कोई भी एक्शन लेने को तैयार हूँ, बस मेरे को नीड सेटिस्फाइड चाहिए, दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया, और मान लो आ गए 95%, ठीक है जी, एट द एंड मोबाइल फोन मिल गया, ठीक है जी, नीड सेटिस्फाई हो गई जी, ठीक है, टेंशन रिड्यूस हो गई जी। लेकिन बेटा बात बड़ी सिंपल सी यही है कि पापा के पीछे एक्टिवा में बैठ के फोन लेने जा रहे होंगे, और पापा ने बजट बताया कि 20 से 25 के बीच में कोई भी फोन ले दे, ठीक है जी, लेकिन दिमाग में पता क्या चल रहा होगा, आज तो 20 से 25 की बात है, कल आईफोन लेकर आऊंगा 50 का। बाबू किडनी सानी की कैसे रख सकता है तू भी? बात बड़ी सिंपल सी यही है बेटा कि कोई नीड अगर सेटिस्फाई हो जाती है, टेंशन रिड्यूस हो जाती है, इंसान की जरूरतें लेकिन कभी खत्म नहीं होंगी। एक चीज के बाद हम दूसरे की मांग बिल्कुल कर लेते हैं। यही सोचो अगर हमें टू व्हीलर मिल रहा होता और हम टू व्हीलर लेने जा रहे होते, भैया हमारे दिमाग में चल रहा होता कि कल मैं फोर व्हीलर लाऊंगा, आज तो बस टू व्हीलर की बात है। तो भैया हम क्या करते हैं, एक नीड पूरे होती है दूसरी, दूसरी पूरी होती है तीसरी, तीसरी पूरी होती है चौथी, ठीक है। दुनिया में विरले लोग हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही विरले लोग हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब पर मोटिवेशन प्रोसेस बिल्कुल ट्रू है। एक जरूरत के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ये मिल जाए भगवान, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल गया तो उसके बाद एक और नई चीज मांग लेनी है, ठीक है ना, भगवान बस पहला पेपर बढ़िया करा दे बिजनेस स्टडीज का, हो गया बढ़िया। भगवान देख तेरे को पता है इंग्लिश में हाथ टाइट है पूरे साल में, भगवान इंग्लिश तो बढ़िया कराना ही पड़ेगा तेरे को, हो गया जी। भगवान मैथ्स का तो पता है, दिल धड़का देती है ये, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, इंसान है बाबू, कैसे ना हमारी जरूरतें अनलिमिटेड हो, ठीक है पुत्र। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो गए बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी। यार प्लीज यार थोड़ा सा साइलेंट रहो, ठीक है ना, मुझे मेरे पास ना टारगेट बहुत ज्यादा है यार आज का, प्लीज बिल्कुल चुप हो जाओ, थोड़ा सा सिलेबस भगाने दो भैया, 3 छुट्टियां आ रही है आगे। बाबू मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी पर आ जाते हैं फटाफट से। मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी, ये मैस्लो कौन है बेटा, एक साइकोलॉजिस्ट हुए अब्राहम मैस्लो, ठीक है ना, इन्होंने बेटा नीड बेस्ड हायरार्किकल थ्योरी दी। इसने कहा इंसान की जरूरतें एक पर्टिकुलर हायरार्की में चलती हैं, और ये चेन, ये हायरार्की कभी तोड़ी नहीं जा सकती, हमेशा ऐसे है और ट्रू है उसके हिसाब से, ठीक है जी। कुछ assumptions भी ली, वैसे तो मैं बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में ये डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये नहीं आया तो उस केस में बेटा assumption जरूर आ जाती है। तो बेटा यानी कि ये टॉपिक कंफर्म्ड है, मुझे लगता है पक्का अभी भी आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा क्या है वो हायरार्की जिसमें मैस्लो ने बताया कि इंसान की जरूरतें चलती हैं।
सबसे पहली जरूरत है बेटा बेसिक, बोलो क्या लिखा है, कह रही साइकोलॉजिकल, मैंने पिछली बार यही बोला था, साइकोलॉजिकल नहीं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड क्या है बेटा? बाबू आपने आज फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, आप क्या कहोगे? पहले दिन में ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बन जाऊं? पहले दिन क्या एम होता है? पहले दिन होता है भाई बस इतनी सैलरी आती रहे कि मेरी बेसिक जरूरतें पूरी होते रहे, जस्ट लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी। मेरे बच्चों की एजुकेशन ना रुके, मेरे परिवार की मेडिकल फैसिलिटी ना रुके, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये मुझे मिलता रहे, बस इतना कमा लूं बहुत है। जब बेटा ये जरूरत पूरी होने लगती है ना, और रेगुलरली पूरी हो रही होती है, 2 साल पूरी हो जाए, फिर देखना आप कहां भागोगे। फिर पता क्या दिमाग में आएगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेकंड टाइप ऑफ नीड। और बेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड कोई एक सेफ्टी की बात नहीं करता, 3 सेफ्टी की बात करता है। दिमाग में पता क्या टेंशन रहती है बेटा? देखो मैं ना इस टॉपिक को ना कैसे समझता हूँ, मैंने अपने आप को कैसे समझाया हुआ है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ना आपका प्रेजेंट सेव करती है पैसों से रिलेटेड, ये प्रेजेंट सेव कर रही है पैसों से रिलेटेड। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड ये आपका फ्यूचर सेव कर रही है पैसों से रिलेटेड। अब आपके दिमाग में टेंशन पता है क्या आती है? यार सारा दिन मशीन पे काम करता हूँ यार, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दिमाग में 10 जरूरतें और आ जाती। अब लगता है भैया प्रेजेंट तो ठीक चल रहा है, आज तो 60,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ, सब ठीक है, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर परिवार कैसे चलेगा? तो आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सेफ हो पैसों से, और वहां सोचते हो फिजिकल सेफ्टी अपनी, पहली सेफ्टी। 3 सेफ्टी सोचते हो, पहली फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल सेफ्टी क्या होती है? कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हो, मुझे प्रोटेक्शन मिले, मुझे क्लेम मिले इन चीजों के अगेंस्ट। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी समझ में आती है। सोशल सेफ्टी भी सोचते हो कि अगर मैं रिटायर हो गया तो परिवार कैसे चलेगा, ओनली अर्निंग मेंबर में हूं, तो भैया वहां सोचते हो सोशल सेफ्टी, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, ग्रेचुटी हो। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था ये वर्ड आने वाले हैं बहुत जल्दी बीएसटी में, बताना तो नहीं कुछ, तीनों पता है आने वाले हैं अकाउंट्स में भी बहुत जल्दी, है ना जी। बाबू तीसरी तरीके की सेफ्टी इकोनॉमिक सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये इकोनॉमिक सेफ्टी क्या होती है बेटा? प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन ऑन जॉब। ये आप जरूर चाहते हो कि जो आपकी जॉब हो ना उसमें ना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन जरूर मिले आपको। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, किसी को याद? मेरे एक फ्रेंड की जॉब लगी सीए बनने के बाद, ऑस्ट्रेलियन कंपनी में जॉब थी, जर्नल एंट्री बताने की। जर्नल एंट्री बताता था, 75,000 रुपये महीना मिलते थे, 5 डेज अ वीक जॉब, 2 छुट्टियां सैटरडे संडे, 75,000 महीना, 9 लाख का पैकेज। मेरे साथ सीए बना था, तो मिल गया मुझे एक दिन सहारनपुर में। मैंने कहा भाई मजे ले रहा तू तो, मैंने सुना ऐसी ऐसी जॉब लगी। कह रहा कहाँ है यार मजे? क्या हो गया? कहता यार 6 महीने हो गए नौकरी करते करते, अब तो ऐसा लगने लगा है यार सीए वाला काम भूल गया हूँ। जर्नल एंट्री बताने के पैसे मिलते हैं, वो बात ठीक है पैसे मिलते हैं, पर प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा मुझे जॉब पर। 1 साल और ऐसा रहा तो भैया मेरी नॉलेज झंड हो जाएगी बिल्कुल। तो ये है भैया, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए आपको जॉब पर। ठीक है जी, चलो जी, फिलहाल बात यह है कि प्रेजेंट सेफ हो चुका है पैसों से, और मान लो आप हायरार्की में अगली नीड भी पूरी कर चुके हो, फ्यूचर सेफ हो चुका है पैसों से, पैसा बहुत आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, पार्थ भाई ने भैया बस बाल फैला लिए, पार्थ कह रहे हाँ अब आई असली नीड, अब बताओ बेटा। एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड ये क्या कहती है? ये कहती है अब लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, ये सब होना चाहिए। भैया एक बार जब पैसा आ जाता है ना आदमी के पास, प्रेजेंट सेफ है, फ्यूचर सेफ है, पैसा बहुत कमा गया, अब इंसान चाहता है भैया मेरा फ्रेंड सर्कल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्यार मोहब्बत हो, अफेक्शन हो, अटेंशन हो, सोशली लोग एक्सेप्ट करें मुझे, पूरा खुश है आज। अब क्या बात, चलो खैर। तो बाबू एक बार हायरार्की में ये जरूरत भी पूरी हो जाए, चलो दोस्त बन गए, प्यार मोहब्बत हो गया, ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर पर एस्टीम नीड। अब भैया अब बात होगी सेल्फ रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, रिकॉग्निशन।
देखो, जब 3 नीड पूरी हो जाती है ना, चौथे नंबर पे इंसान पता है क्या चाहता है? आप किसी भी डिपार्टमेंट में खड़े हो जाओ, मेरा नाम पता होना चाहिए सबको, मेरा इतना रिकॉग्निशन तो होना चाहिए, ठीक है जी, सब मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सबसे इज्जत मिलनी चाहिए, ऐसी बातें इंसान सोचने लगता है। ठीक है ना? मान लो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर पोस्ट पे, पर आप ये चाहते हो सेल्स डिपार्टमेंट की भी बिल्डिंग में चले जाओ तो लोग आपको जरूर जानते हो, मार्केटिंग में भी चले जाओ तो लोग आपको जरूर जानते हो। होता है ना भैया, कईयों को ऐसा रिकॉग्निशन चाहिए होता है सबको। ठीक है, समझ में आती है बात? जब मैं ताजा ताजा सीए बना तो मेरे को ऐसा रिकॉग्निशन मिला, सच बता रहा हूँ मैं लोगों को नहीं जानता था लेकिन लोग मुझे जानते थे, जितने स्टूडेंट फील्ड में थे सीए के, आज भी जो भी आते हैं स्टूडेंट फील्ड में सीए के, सब कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत तो जानते होते हैं। एक दिन मैं खड़ा हुआ फोटो स्टार्ट करा रहा था नोएसके में नीरज भैया की दुकान पर, नोट्स फोटो सेट कराता था उस टाइम पर, मैं कोई अपना प्रिंटर नहीं था, बिल्कुल शुरू शुरू की बात है, रोज नोट्स लिखता था, रोज ही लिखता था। ठीक है जी, वो फोटो स्टार्ट होते थे और बच्चों को बढ़ते थे और ऐसे पढ़ाता। तो एक बच्चा ना इनकम टैक्स के नोट्स फोटो सेट करा रहा था, सीए स्टूडेंट था, मैंने देख लिए, मैंने पढ़े, मेरे को मैं समझ में आ गया कि सीए का बच्चा है। ठीक है जी, तो मैं उस टाइम पर बीकॉम सेकंड ईयर का एक बैच शुरू करने वाला था इनकम टैक्स का, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा यार मेरे को ना नोट्स चाहिए प्लीज यार तेरे। क्या ना भैया, ना मैं तो नहीं दे सकता। मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा अर्जेंट है यार, चाहिए यार, मैंने एक बैच शुरू करना है यार, बढ़िया लग रहे हैं नोट्स। नहीं भैया मैं नहीं दे सकता। तो उसने मना कर दिया मेरे को। मैंने कहा तू सीए मनीष कालरा को जानता है? कहता हाँ जानता हूँ। मैंने कहा वो हूँ मैं। मैंने सच में उसको ऐसे ही बोला। कह रहा अच्छा भैया, कह रहा ले लो, कह रहा लेकिन ये मेरे नहीं है, मेरे दोस्त के है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नाम हुआ गौड़ा, सीए आयुष भारती। ठीक है, पता नहीं तुम जानते हो क्या नहीं, वो भी मेरा बच्चा ही था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फोन उठाया, मैंने आयुष को फोन मिला, मैं कहा तेरी कॉपी मेरे पास है, 1 महीने बाद दूंगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा रिकॉग्निशन मिल जाता है। ठीक है ना? चलो खैर, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। लास्ट नंबर पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बेटा, हायरार्की में 4 नीड जब पूरी हो जाती है ना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड आ जाती है हायरार्की में। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। ये क्या है नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टू बिकम व्हाट वन थिंक्स टू बी कैपेबल ऑफ। बेटा, एक इंसान जिस चीज को सोचता है ना, मैं इसके कैपेबल हूं, बस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ये तो मिलना ही चाहिए, अगर वही मिल जाए, इसके बाद है क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको मोटिवेट कर देगा? आपने सोचा बस मैं एमडी बन जाऊं, बस मैं तो उसके ही कैपेबल हूं, और एमडी बन गए, इसके बाद बचा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता इसके बाद आपको, क्योंकि आपके पास रिकॉग्निशन होगा, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन होगा, पैसा आज के लिए भी होगा, पैसा कल के लिए भी होगा, कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट लेवल नीड इन द हायरार्की इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना जी? बढ़ जाए आगे। देखो, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि आपकी जरूरतें अनलिमिटेड है। अब आप ये मत सोच लेना फिर क्या, अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ही पूरी हो गई, आपको सच में लगता है क्या इसके बाद कुछ नहीं? आप एबीसी लिमिटेड के एमडी बन गए हो, अब आप ख्वाब देखोगे पीक्यूआर लिमिटेड का एमडी बन जाओ। खत्म तो नहीं कुछ हो रहा भाई, खत्म कुछ नहीं हो रहा जिंदगी में। ठीक है ना? खत्म तो भैया जिस दिन लेट जाओगे चिता में, उस दिन खत्म होगा। उससे पहले कुछ खत्म नहीं हो रहा, उसके पहले तो मांगते रहो, बस ऊपर वाले से दबा दो। ठीक है जी, वो देने के लिए बैठा, मांगने के लिए। बाबू, assumptions पढ़ते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये तो। मोटिवेशन नहीं, जान मेरी खाली है, मुझे चाहिए फिलहाल मोटिवेशन। assumptions पढ़ते हैं अच्छी। बेटा, पहली हेडिंग का नाम मैंने ठीक कराया हुआ है, नीड आर द बेसिस टू एनी ह्यूमन बिहेवियर। बेटा, इंसान की जरूरतों के हिसाब से उसका ह्यूमन बिहेवियर होता है। सच में इंसान की जरूरतें उसके बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है ना? एक आदमी वो भी सोचो जिसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी है या एस्टीम नीड तक पहुंच चुका है, और एक वो भी सोचो जिसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बड़ी मस्त से सेटिस्फाई होती है। दोनों के बिहेवियर में बहुत बड़ा अंतर होगा। ऐसे दुनिया में आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, कैसे बिहेवियर लोगों के बदलते हैं, थोड़ी थोड़ी चाल बदलने पर, थोड़ा थोड़ा पैसा बदलने पर। देखा है ना आपने? तो नीड आर द बेसिस टू ह्यूमन बिहेवियर। कितनी सटीक बात बोली मैं इसको। ठीक है ना जी? सेकंड वन इज
क्या नीड्स आर इन हायरार्की ऑर्डर, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैस्लो के हिसाब से आपको इसी हायरार्की में बढ़ना है, यही चेन है, ठीक है। थर्ड वन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड मोटिवेट्स। बेटा एक बार आपकी कोई जरूरत सेटिस्फाई हो गई तो वो आपको इतना मोटिवेट नहीं करेगी जितना नेक्स्ट हायर लेवल नीड मोटिवेट करेगी। कहने का मतलब ये है बेटा, मान लो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई है, उन्होंने आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए ना आपका इंश्योरेंस कराया फ्रॉम LIC, ठीक है। अच्छा बेटा थोड़े दिन के बाद उन्हें लगे कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो और आपको गए चलो आपका एक और इंश्योरेंस कराते हैं फ्रॉम मैक्स इंश्योरेंस, उस टाइम पर वो ज्यादा मोटिवेट करेगा या लव अफेक्शन अटेंशन मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। एक बार कोई जरूरत सेटिस्फाई है, पहले से ही सेटिस्फाई है, उसको बार बार जितना मर्जी सेटिस्फाई करते रहो, वो मोटिवेशन ही देता। नेक्स्ट हायर लेवल नीड मोटिवेट ज्यादा करती है। भैया टू व्हीलर एक्टिवा और पिताजी का एक्सेस ले लो, गाड़ी मत लो, गाड़ी ही मोटिवेट करेगी, एक्सेस मोटिवेट नहीं कर सकता उस टाइम पर, ठीक है ना जी, समझ में आती है बात। तो लास्ट वन क्या ले, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लोअर नीड। बेटा ये प्रैक्टिकली अजम्पशन ट्रू नहीं है, मैस्लो तो ये कहता है अगली नीड पर तब शिफ्ट होना है जब पिछली पूरी हो जाए, ठीक है जी। भाई इंसान ऐसा नहीं सोचता, मुझे तो यही लगता है कि हम तो ऐसा सोचते हैं पांचों इकट्ठे मिले, ठीक है ना। मैस्लो के हिसाब से हो सकता है कि ये हायरार्की में चलने की बात हो कि पहले पैसा आज मिले, पहले फिर पैसा कल के लिए मिले, फिर फ्रेंडशिप हो। भैया हम चाहते हैं भैया हम अनएम्प्लॉयड फ्रेंडशिप करें, पहले जेब में नोट ना हो, दोस्ती पहले होनी चाहिए, लव अफेक्शन पहले होना चाहिए, उतनी रह गए पैसे पूसे की कमाई तो, ठीक है ना। हम हैं अभी 12th क्लास में, हमें अभी CEO बनना है, हमारे स्टार्टअप में हम ड्रीम्स में हमने स्टार्टअप भी सेटअप कर लिया, उसके CEO भी बन गए, शार्क टैंक में भी जाके बैठ गए जजेस के साथ, ठीक है ना, अमन गुप्ता को भी खरीद लिया हमने। ऐसे ही सोचता है इंसान भाई, बिल्कुल ऐसा सोचता है, समझ में आती है जी बात। चलो लगता है आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।